नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि लेयर 3 चैनल के माध्यम से हम आपको एमपीएसआई का संपूर्ण पाठ्यक्रम जीके के संदर्भ में पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं विगत 10 वर्षों से एमपीएसआई के लिए स्पेशली जीके पढ़ा रहा हूं, जिसमें कई 50 से अधिक मेरे विद्यार्थी जो हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयनित हुए हैं और वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है या हम किन सब्जेक्ट को कोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे मैंने आपको जीके की जगह जीएस लिखा है। तो दोस्तों, एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हमेशा ये कहता है जीके पढ़ना है, जीके पढ़ना है। मेन चीज़ जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा, जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन, जिसके तहत जो विषय हमारे शामिल किए जाएंगे उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों भूगोल। उसके बाद दूसरा विषय पढ़ेंगे संविधान, फिर तीसरा पढ़ेंगे इतिहास, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद अर्थशास्त्र और फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे विज्ञान। दोस्तों, इन जो विषय हैं इन सब विषय के हम लगभग 80 से 90% उन टॉपिक को भी कवर करेंगे जो आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम तक के लिए बेनिफिट देंगे। पर चूंकि हमारा पर्पस कोर्स को लेकर स्पेशली एमपीएसआई का है, तो उसके लिए मैं आपको 80 से 90% ज्योग्राफी, इतना ही आपका संविधान, इतना ही इतिहास, इतना ही मध्य प्रदेश, अर्थशास्त्र जो रहेगा वो 40 से 50% के बीच रहेगा। दोस्तों, इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा विषय है जिसको कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के स्तर पर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, पर हम इसको चूँकि पढ़ेंगे क्योंकि यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, संविधान के साथ मर्ज होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और फिर उसके बाद आता है आपका विज्ञान। तो दोस्तों, विज्ञान विषय जो है, इस विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से हमारा महत्वपूर्ण फोकस होगा फिजिक्स पे और जूलॉजी पर। जिसका कारण ये है कि एमपीएसआई में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, इन 2 टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। केमिस्ट्री और बॉटनी से जो सीधे सीधे 1 लाइन फैक्ट क्वेश्चन है या वे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। दोस्तों, हम 25 जुलाई से क्लास चालू करने जा रहे हैं एमपीएसआई के लिए, स्पेशली सामान्य अध्ययन। तो आप सब लोग उस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं वह क्लास भूगोल विषय की है और यह क्लास आपको YouTube के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, बात करते सबसे पहले भूगोल की। तो वास्तव में भूगोल क्या है? भूगोल का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी का गोल होना। चूँकि पृथ्वी गोल है इसलिए भूगोल, पर वास्तविकता में पृथ्वी गोल ना होकर ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, मतलब दबी हुई है। इस कारण इसका जो शेप है वो जियोड है, जियोड शेप में पृथ्वी है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड शेप, ये एग्जैक्ट वर्ड है, कुछ गोलाब लिखा है। पूर्णतः पृथ्वी गोल नहीं है, ध्रुवों पर हल्की चपटी है। तो भूगोल विषय जो है, इस विषय में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, चाहे वह पर्यावरण के माध्यम से हो, चाहे वो भौतिक माध्यम से हो, चाहे वह राजनीतिक माध्यम से हो, चाहे वे अंतरिक्ष के माध्यम से हो। इन सब तथ्यों को हम इस विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात उठती है भूगोल शब्द। तो दोस्तों, भूगोल शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो इरेटोस्थेनीज ने किया था, किंतु भूगोल विषय का जो जनक माना जाता है वो हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूगोल विषय के जनक कौन है, तो हिकेटियस है, और भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो इरेटोस्थेनीज है। दोस्तों, भूगोल विषय में जो है यह विषय कई शाखाओं में बटा हुआ, जिसको हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा होता है आपका मानव भूगोल,
फिर दोस्तों होता है आपका भारत का भूगोल, फिर होता है पर्यावरण भूगोल। ये महत्वपूर्ण जो इसके पार्ट हैं, जैसे भौतिक भूगोल में फिर आपका भू आकृति विज्ञान आता है, जलवायु विज्ञान आता है, समुद्र विज्ञान आता है। मानव भूगोल में आपको बस्ती भूगोल आता है, मानव की आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। ऐसे ही भारत के भूगोल में संपूर्ण भारत की भौगोलिक संरचना, भारत में कृषि, व्यापार, सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। और फिर आता है आपका पर्यावरण भूगोल, जिसमें कि सभी घटक जितने भी आपके कार्बन उत्सर्जन, कार्बन तंत्र, जलवायु, इसके अलावा जल, वायु, प्रदूषण, इनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और दोस्तों पिछले कुछ समय से पर्यावरण टॉपिक से है भूगोल विषय के कई प्रश्न उठते हैं, जिनको विद्यार्थी साइंस का समझते हैं कि यह क्वेश्चन जो है विज्ञान विषय से है, ना कि भूगोल से, पर वास्तव में ये भूगोल विषय का पार्ट है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो है आपका अक्षांश और देशांतर रेखा। दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर, इसका मतलब है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। दोस्तों सबसे आसान पहचान करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी आड़ी रेखाएं, ये रेखाएं अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड कहलाती है। इन रेखाओं को 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक खींचा गया है। इनकी जो कुल संख्या है वह 181 है। अब इनके हर एक स्थान पर कुछ विशेष नाम है, जैसे हम बात करते हैं 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा आती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा आती है इसको आप बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री पर जो आता है दोस्तों वो आता है आपका आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो आता है आपका अंटार्कटिक सर्किल। तो दोस्तों ये जो है अक्षांश रेखा, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं, मतलब दिन की अवधि कितने समय का दिन होगा उसकी गणना हम इसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्थिति है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर की, इस पर क्या होता है वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने के लिए हमें वास्तव में सूर्य की स्थिति को देखना अनिवार्य है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सन है, तो सूर्य जो है अधिकतम उत्तर में कहाँ तक जा सकता है, तो कर्क रेखा तक, और दक्षिण में कहाँ तक जा सकता है, तो मकर रेखा तक। तो सूर्य की जो स्थिति है, जब सूर्य उत्तर में जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, जब सूर्य दक्षिण में आता है तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। अब वह कौन सी तिथियां हैं जिन पर सूर्य कर्क रेखा पे जाता है, मकर रेखा पे जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, छोटा दिन कौन सा है, दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कर्क रेखा पर। तो दोस्तों कर्क रेखा पर जो है 21 जून को प्रतिवर्ष सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो वो है आपका 21 जून। जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है, 21 जून। इसके अपोजिट 22 सितंबर या 23 सितंबर को, हम इसको यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण में मकर रेखा पर जाता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जैसा कि आप सबको पता है, हम स्कूल स्तर पर पढ़ते थे, तो उस समय 22 दिसंबर को या इसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां लगती थी। बड़े दिनों की छुट्टियों का कंसेप्ट ये है कि अब सूर्य धीरे धीरे वापस उत्तर की ओर
चलना शुरू हुआ और इसी के लगभग जो 14 जनवरी को अपन मकर संक्रांति बनाते हैं, तो जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या पंचांग के अनुसार यह माना जाता है कि 14 जनवरी को सूर्य मकर रेखा पर रहेगा, तो इस समय हम मकर संक्रांति मनाते हैं। फिर बात करते हैं, जब सूर्य वापस ऊपर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है तो वर्ष में 2 तिथियां, एक आपका 21 मार्च और एक 23 सितंबर को सूर्य जो है कर्क रेखा पर होता है और इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को शायद जानकारी भी है कि नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं। अब नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं, इसका कंसेप्ट ये है कि दोस्तों जब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको अगर पता हो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो इस अक्षांश के बीच होने के बावजूद भारत में उत्तर तक जाते जाते लगभग 14 घंटे का दिन हो जाता है, मतलब दिन की अवधि जो है बढ़ती जाती है। अब यही अवधि और 37 डिग्री से और ऊपर जाएंगे, 40 जाएंगे, 45 जाएंगे, जब 6:30 के आसपास जाएंगे हम आर्कटिक सर्कल के आसपास, तो इस समय क्या होगा कि लगभग आपका 20 घंटे का दिन हो जाएगा। इस कारण नॉर्वे में जो है रात्रि में 10 बजे सूर्यास्त होता है और प्रातः 2 बजे फिर उदय हो जाता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं। इसी से कंसेप्ट और जुड़ा हुआ है कि जब सूर्य और उत्तर की ओर जाता है तो धीरे धीरे एक दिन का दिन हो जाता है, फिर 1 महीने का दिन होता है, 3 महीने का दिन होता है और जैसे ही ध्रुव पर पहुंचता है तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी। जस्ट इसके अपोजिट, जब दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी। तो ये तो है दोस्तों अक्षांश रेखा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। दोस्तों अक्षांश रेखा के संदर्भ में एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि यह रेखा है काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं और यह कभी भी आपस में नहीं मिलती। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा की। दोस्तों देशांतर रेखा जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य है या इनको खींचने का, इनको जो खींचा गया है, इनको ड्रॉ किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य समय का निर्धारण करना कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि कोई भी सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। अब जैसा कि यहाँ पर अक्षांश रेखा में 0 डिग्री इक्वेटर अक्षांश रेखा थी, सेम वैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रीनविच रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। ये भाग जो है पूर्व और ये भाग जो है पश्चिम कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर लगातार कई रेखाएं ऐसे खींची गई हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। देशांतर रेखाओं की विशेषता यह है कि यह एक ही बिंदु से खींचकर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इनकी कुल संख्या जो दोस्तों है वो 360 है। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग आपके देशांतर रेखा है, पर जब 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है या इंटरनेशनल डेट लाइन। इस रेखा के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि यह जो रेखा है यह अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसके एक दिन में कमी आती है और पश्चिम से पूर्व में आने पर एक दिन में वृद्धि होती। दिन में वृद्धि होती मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूर्व है और आप सबको पता है पूर्व में सूर्य उदय पहले होता है, तो जब सूर्य पहले पूर्व में आएगा मतलब यहाँ पे दिन पहले होगा और यहाँ पे दिन बाद में होगा। तो जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है तो उसके दिन में क्या होता है, एक दिन में वृद्धि हो जाती है पर तिथि कम हो जाती है। ऐसे ही जस्ट पश्चिम से पूर्व जाने पर होती है। इस रेखा के माध्यम से इसको
क्या करते हैं, तिथि निर्धारण करते हैं कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। जब सूर्य पूर्व में आता है तो डेट चेंज होती है। फिर बात करते हैं कि ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं कि निश्चित समय या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या लोकल टाइम स्थानीय समय की गणना करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री और पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि के टोटल आवर्स कितने होते हैं, 24। अगर हम इसको 24 से विभाजित करें तो 24 एकम 24, 24 पंजे 120, मतलब 1 घंटा बराबर कितना डिग्री आया आपका, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री आया। अब 15 डिग्री 1 घंटे में है। अब भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से लिया है। अब 1 घंटे में 15 डिग्री है। अगर इसको और मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो और आसान हो जाएगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री और मिनट कितने होते हैं, 60। तो 15 एकम 15, 15 चौकी 60, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब 4 मिनट का 1 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय लिया, आपको गणना करना है कैसे 5.5 घंटे आगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 82.5 गुणित 4 करना है। तो पहले 82 × 4 कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 ये मिनट आए। अब इसके बाद आधा है तो आधे के कितने, आधा डिग्री के 2 मिनट होंगे, प्लस 2 करेंगे, टोटल हो जाएगा 330 मिनट। जब इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे। आगे क्यों, क्योंकि पूर्व में, अगर यही पश्चिम में होता तो इसको हम पीछे मानते। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपने देखा होगा या सुना होगा, सूर्यास्त का देश। चूँकि यहाँ पे जापान जो है, यहाँ जापान स्थित है जिसे निप्पन का देश कहते हैं। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य का देश, और यहाँ पर ब्रिटेन स्थित है जिसे बोलते हैं सूर्यास्त का देश। कारण क्या है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ये जो हमारा टॉपिक था अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इसके अलावा देशांतर रेखाओं को कई स्थानों पर मोड़ा गया है, 4 से 5 स्थानों पर इसको मोड़ा गया है, और अंतिम रूप से इसे 2011 में समोआ, प्रशांत महासागर से गुजरती है और समोआ पे इसको मोड़ा गया है। इसके अलावा इससे एक जुड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है, तो यह बेरिंग सागर से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अलग करती मतलब बेरिंग सागर उसको अलग करता है और उसके बीच से होकर रेखा गुजरती है। दोस्तों इसके बाद जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई उसमें बिग बैंग सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था और इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि एक बड़ा सा गोला था जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ, लगभग कब 13.5 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट हुआ और इस कारण पूरा का पूरा गोला फटा और अलग अलग इससे छल्ले निकले या टुकड़े निकले, और वर्तमान में सौरमंडल, आकाशगंगा और इन सब का तारा ग्रह सब का निर्माण इस सिद्धांत से माना जाता है। बात कर रहे हैं अब पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसके अलावा द्वैतारक सिद्धांत है, फिर निहारिका सिद्धांत है। कई ऐसे सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या करते हैं, जिनको समझना हम लोगों के लिए एसआई के स्तर पर या पीएससी के स्तर पर आवश्यक नहीं है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशली आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, हालांकि अब तो वैकल्पिक सब्जेक्ट यूपीएससी में बचा नहीं है, पर जब वैकल्पिक सब्जेक्ट होता तो इसको जानना आवश्यक होता। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका सिद्धांत, द्वैतारक सिद्धांत,
बिग बैंग सिद्धांत जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या करता है उसको जानते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसको अगर हम जाने तो इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस स्थान पर हैं और यहाँ से गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी की गहराई में लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई तक का हमें आज तक जानकारी प्राप्त हुई है और इसको अलग अलग भागों में बांटा। जैसे सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और उसके बाद कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दोस्तों ये जो है स्वेस महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की गहराई में 3 अलग अलग परत हैं जिन्हें हम भूपर पट्टी, मध्य भाग और क्रोड के नाम से जानते हैं। ये जो क्रस्ट है ये सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। फिर सीमा, मध्य भाग जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है इसलिए इसका नाम सीमा है। और फिर क्रोड को बोलते हैं नीफे, तो ये निकल और फेरस से बना है, इस कारण इसका नाम नीफे है। तो हमें इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि सियाल सीमा पर तैरता है, कि मध्य वाला भाग जो है सिलिका और मैग्नीशियम है और ऊपरी भाग जो है सियाल है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम गहराई की बात करें तो 0 से लेकर 29 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है वो क्रस्ट कहलाता है और यह मोहो डिसकंटिन्यूटी के द्वारा जो है आपके मेंटल वाले भाग से अलग होता है और 29 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई में जो है वो आपका मेंटल भाग है या मध्यवर्ती भाग है। इसी भाग में आपका मैग्मा चेम्बर स्थित है जिसे बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं। और फिर आता है आपका मेंटल के बाद क्रोड वाला भाग जो 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यह जो व्याख्या की थी या जो ये पार्ट बनाए थे वो स्वेस महोदय ने बनाए थे और इसमें जो तत्व की प्रधानता है सबसे ऊपर वाले भाग में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है, मध्य वाले भाग में सिलिका प्लस मैग्नीशियम है और आंतरिक भाग में निकल पर प्लस फेरस है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है प्लस में मिलता है, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको प्लस में मिलता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाते हैं वहाँ पे गर्माहट बढ़ती जाती है और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम आपके दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जब आप ठंड के दिनों में हेडपम्प से पानी से नहाते हैं तो वो आपको गर्म लगता है। उसका कारण ये है कि हेडपम्प लगभग 400 फीट की गहराई से पानी लाता है, जो लगभग आपका 32 × 4 कर 3 करेंगे तो लगभग आपका, या 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर आएगा। तो इस अंतर के कारण जो है आपका जो वेरिएशन बनेगा वो मान लीजिए सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो +4 होगा, मतलब 19 डिग्री सेल्सियस। तो जब 19 डिग्री सेल्सियस का पानी आएगा तो आपको गर्म लगेगा। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो हमें जानकारी मिलती है वो किन तथ्यों के आधार पर, तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, वैज्ञानिक प्रयोग, ये वह तथ्य हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपों की उत्पत्ति, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति। तो दोस्तों महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत।
दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था उसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत में जो है इस बात की व्याख्या की है अल्फ्रेड वेगनर लगभग 1911 में जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में संपूर्ण पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर जो है एक ही स्थान पर थे। केवल दो स्थान थे, एक था स्थलखंड और एक था जल। इन्होंने जली भाग को जो नाम दिया उसको इन्होंने पैंथालसा कहा और जो स्थली भाग था उसे पेंजिया कहा। स्थली भाग को इन्होंने पेंजिया कहा और पेंजिया को पुनः दो भागों में बांटा। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों जैसा कि हम भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारत प्राचीनतम किस भूमि का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। पर वर्तमान में भारत क्या है, उत्तरी भाग में पृथ्वी के। उसका कारण ये है कि भारतीय प्लेट में धीरे धीरे गति हुई और गति के कारण ये दक्षिण से बढ़कर उत्तर की ओर हुई। तो यह स्थिति जो है कार्बोनिफेरस काल में। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक स्थान पे थे और महासागर एक स्थान पर थे। पर जब वर्तमान की स्थिति आई तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ और इस विखंडन के फलस्वरूप जो है वर्तमान स्थिति में महाद्वीप आए और वर्तमान स्थिति में आने के कारण ही 7 महाद्वीप और 4 बड़े महासागरों का निर्माण हुआ, जिनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। जैसे हम बात कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 7 महाद्वीप बने और 4 बड़े महासागर जो रहे वो एक आपका ये अटलांटिक महासागर, ये पैसिफिक या प्रशांत महासागर, ये आपका हिंद महासागर और ये आपका आर्कटिक महासागर। तो 4 बड़े महासागर बने और वर्तमान स्थिति में आए। अब इस स्थिति की व्याख्या के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ प्रमाण दिए। इन्होंने कहा कि एक एमू पक्षी है जो केवल उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में निवास करता है, किंतु यह जो है आपको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है। तो इसका कारण यह है कि पूर्व में यह परिचित थे कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर जा सकते हैं। दूसरा तर्क दिया कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जो है धीरे धीरे पेंजिया में विखंडन हुआ और टूटकर ये एक दूसरे से अलग हुए। फिर इन्होंने एक तर्क दिया कि अगर जिक्सा फीट से हम देखें तो इसमें क्या होगा कि जिक्सा फीट की स्थिति ये है कि ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। अगर इन दोनों को जोड़ें, कनेक्ट करें तो लगभग 32 किलोमीटर को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह फिट हो जाएगा। तो यह इन्होंने तर्क दिए। तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इससे संबंधित वर्ष 2011 में MPSI में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। फिर दूसरा सिद्धांत जो दोस्तों महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में है वो है हैरी हेस का। दोस्तों हैरी हेस महोदय ने जो है सागर तल प्रसार, हैरी हेस ने सागर नीतल लिख सकते हैं या तल लिख सकते हैं, नीतल प्रसार सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा कि जो पेंजिया है उसमें विखंडन ना होकर पेंथालसा धीरे धीरे पेंजिया के अंदर घुसना शुरू हुआ या प्रवेश किया इसने पानी ने और वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति बनाई। तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस का सागर नीतल प्रसार सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत से इस बात की पुष्टि हुई कि यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के पूर्वगामी बने। इसका मतलब यह है कि सागर तल और समुद्र तल
मतलब समुद्र तल प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दोनों सिद्धांत को जोड़कर जब देखा गया तो 1970 के दशक में एक नया सिद्धांत सामने आया जिसे कहा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और यह जो है 1967 के आसपास दिया गया। सर्वप्रथम प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था वो विल्सन महोदय ने किया था और यह सिद्धांत विल्सन, मैकेंजी और पार्कर ने मिलकर दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इस बात की व्याख्या की गई कि ना तो सागर तल प्रसार हुआ, ना ही महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। वास्तव में हुआ क्या कि सभी महासागर और महाद्वीप 6 बड़ी और 22 छोटी प्लेटों पर बसे हुए हैं और इन प्लेटों में जो मोमेंटम आया, गति आई, उसके कारण वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई। तो वे कौन सी प्लेटें हैं? तो 6 बड़ी प्लेट और 22 छोटी प्लेटें थी लगभग, एग्जैक्ट नहीं, प्लेटों की संख्या बढ़ती जा रही है, नई नई रिसर्च के अनुसार नई नई प्लेटें सामने आ रही। पर आप लोगों को चूँकि एमपीएसआई के लिए स्पेशली इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आप लगभग 6 और 22 याद रख सकते हैं। तो इन प्लेटों में गति हुई। तो इन्होंने कहा प्लेटें कितने प्रकार की? तो प्लेट जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी, एक होती है अभिसारी और एक होती है संरक्षी। अभिसारी मतलब वह प्लेटें जो एक दूसरे से टकराती या टक्कर खाती है। दूसरा अपसारी मतलब वह प्लेटें जो एक दूसरे से अलग होती है और संरक्षी प्लेटें जो एक दूसरे से रगड़ खाती है। तो दोस्तों इन प्लेटों से कौन सी स्थल खंड का निर्माण होता है? देखो, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो पर्वत का निर्माण होता है। विश्व के जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं या ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वे सब 2 प्लेटों के टकराने से बने हैं। जैसे बात करते हैं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुआ है। और इन दोनों प्लेटों की टकराने से इंडियन प्लेट चूँकि भारी थी तो यूरेशियाई प्लेट के सबडक्शन में मतलब गहराई में गई और इस कारण धीरे धीरे यूरेशियाई प्लेट ऊपर उठी और ऊपर उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे ही एंडीज पर्वत, ऐसे ही रॉकी पर्वत जो है बने हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उस भाग में क्या होता है, मैग्मा या लावा धरातल पर आता है और यहाँ पर आकर कटक का निर्माण करता है। मध्य अटलांटिक रीज्ड या जो कटक है उनका निर्माण 2 प्लेटों के अलग होने के फलस्वरूप हुआ है। तीसरा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती उसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट और इन प्लेटों के कारण भ्रंश का निर्माण होता है। तो जैसे सैन एड्रियान्स भ्रंश जो है कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे गहरा भ्रंश है, वो इसी प्लेट के कारण बना है। तो दोस्तों ये जो था महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर्वत निर्माण के लिए, पठार निर्माण के लिए भी बहुत सर्वमान्य माना जाता है या उपयोगी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बाद चट्टान। दोस्तों चट्टान एक ऐसी संरचना है, चट्टान या रॉक ऐसी संरचना है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को तो शामिल करते ही हैं, साथ में छोटा सा छोटा कंकड़, चाहे वह बालू का कण हो, बालू का कण जिसे मान लीजिए ये, वह भी चट्टान होता है। तो दोस्तों चट्टानों का जो निर्माण है वह एक व्यवस्थित क्रम में होता है और चट्टान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है ज्वालामुखी की। दोस्तों वास्तव में ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है, इसको हम पृथक रूप से पढ़ेंगे पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है जिसमें धरातल के नीचे बहने वाला मैग्मा धरातल के ऊपर आकर बहने लगता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है। इसके जमने के फलस्वरूप ही जो है चट्टानों का निर्माण होता है। और जब चट्टानों का निर्माण होता है तो यह 3 प्रकार की होती है। तो पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान दोस्तों यह चट्टान जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है और बिल्कुल गर्म तप्त मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, इसलिए इसको इग्नियस रॉक भी कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जॉइंट भी नहीं होते हैं,
इसके अलावा जॉइंट होते हैं। इसके अलावा जो है रवे होते हैं। रवे होते हैं इसका मतलब क्रिस्टल, छोटे छोटे, अगर इसको बारीक से बारीक पीस दिया जाए तो भी कण होते हैं, किंतु खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें सोना, चांदी, निकल, अभ्रक जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली पहली चट्टान आग्नेय चट्टान है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका अवसादी या सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है वह दोस्तों आग्नेय चट्टानों में ताप दाब बल या भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने मूल रूप में परिवर्तन कैसे कि लगातार दबाव डाले। जैसे मान लीजिए ये एक जंगल है, इस पर लकड़ियाँ हैं, कुछ पत्थर है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, ऐसे लेयर बनती गई। तो इसके कारण इस मूल चट्टान में के ऊपर जो लेयरों से जो चट्टान बनी उसको कहते हैं अवसादी चट्टान। और यह विश्व की सबसे धनी मतलब रिचेस रॉक मानी जाती है, और लगभग विश्व का 75% भाग जो पृथ्वी का है वो अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। इन चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण कोयला, हीरा, पेट्रोलियम के अतिरिक्त चूना पत्थर भी पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में जॉइंट नहीं होते हैं, प्लस इनमें रवा अनुपस्थित होता है। अब कह सकते हैं कि रवे का मतलब क्या है कि जैसे कोयला है, अगर कोयले को बारीक पीस दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, बिल्कुल बारीक पीसा जाएगा। उसके बाद आपको जब उसको टेस्ट करेंगे तो आपको क्रिस्टल, छोटे छोटे कण नहीं लगेंगे। इसके अलावा यह एक उपयोगी चट्टान है। फिर आता है आपका तीसरा जो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जो अवसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों का ही एक भाग है। जब इनमें वही जैविक क्रियाओं के कारण, भौतिक, रासायनिक, ताप दाब के कारण जो परिवर्तन आता है तो यह चट्टानें अपना रूप बदल लेती है। इसे कायांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट का हीरा बनना, चूना पत्थर का संगमरमर बनना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा चट्टान वाला टॉपिक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।